क्या आप भी इग्नू के बीपीएससी 101 एग्जाम्स को लेकर टेंशन में हैं? क्या आपको लगता है कि इतनी मोटी बुक्स और कॉम्प्लेक्स थ्योरी जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या डिकंस्ट्रक्शन को याद रखना नामुमकिन है? तो रुक जाइए, आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं और उन्हें लिखने का प्रॉपर सेक्रेट भी समझेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 1 को आपने बहुत पसंद किया। आज इस पार्ट 2 में हम बचे हुए 6 सबसे ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन को डीप डाइव करेंगे। मेरे सामने आपकी इग्नू की पीडीएफ ओपन है। हम सिर्फ इससे रीड नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा कि एग्ज़ाम में आंसर की लेंथ कैसे बढ़ानी है और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कंटेंट कैसे भरते हैं, ताकि आपका पेज भी भरे और मार्क्स भी अच्छी खासी मिले। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट में मैं आपको रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का एक ऐसा शॉर्टकट फ्लो चार्ट बताऊंगा जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले पार्ट्स आगे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन नंबर 1। एग्जामाइन एडमंड बर्के एज ए कंजर्वेटिव थिंकर। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कंजर्वेटिव का मतलब होता है चेंज के अगेंस्ट होना, लेकिन एडमंड बर्के ने कंप्लीटली इस अंडरस्टैंडिंग को ही चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करते हैं, ना कि चीज़ों को मिलाकर मगिंग करना। तो चलिए समझते हैं एडमंड बर्के को। तो एडमंड बर्के इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म। एडमंड बर्के को जो है मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का फादर माना जाता है। हिज पॉलिटिकल आइडियाज एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, कंटिन्यूटी एंड ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी। Burke developed his conservative philosophy mainly in response to the radical ideas and events of the French Revolution. His thought continued to influence conservative political theory. बर्के का कहना था कि चेंज होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के नेचर को समझकर। नाउ वी विल मूव टू द कोर आइडिया, दैट इज कंजर्वेटिज्म एंड बर्के। Conservatism is a political ideology that values tradition, social stability, and established institutions. Burke believed that society is a complex and organic entity shaped by historical experiences. Therefore, it should not be altered suddenly or machinally. यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्के, सोसाइटी इज नॉट ए मशीन, इट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट डेवलप्स स्लोली थ्रू ट्रेडिशन, कस्टम, इंस्टीट्यूशन एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। यही पॉइंट जो है एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। Now we will discuss importance of tradition. बुर्के के अनुसार ट्रेडिशन रिप्रेजेंट द accumulated wisdom of generations, customs and practices, and institutions survive because they have proven their usefulness over time. Destroying tradition in the name of reason alone lead to the social cause. मतलब जो चीज़ टाइम के टेस्ट में टिक हो चुकी है, उसे एक झटके में तोड़ देना डेंजरस होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी। Burke viewed society as an organic whole, not a mechanical structure. Just like a living body, societies grow naturally. Reforms must be gradual. Sudden shock disturbs social harmony. यहाँ ऑर्गेनिक और मैकेनिकल का कंपैरिजन लिखने से आंसर जो है वो हाई क्वालिटी हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस क्रिटिक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको आप अपने आंसर में बिल्कुल मेंशन करिएगा। Burke strongly criticized the French Revolution for rejecting tradition, religion and establishing authority. Burke ने जो है इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजन किया, क्योंकि इसने ऑथोरिटी, रिलीजन, ट्रेडिशन सबको जो है रिजेक्ट कर दिया था। बर्के का मानना था कि रिवॉल्यूशनरीज अटेम्प्ट टू रिबिल्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विच रिजल्ट इन वायलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर समझिए कि बर्के स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ रिजेक्टेड ट्रेडिशन, इग्नोर्ड रिलीजन, डिस्ट्रॉयड एस्टेब्लिश्ड ऑथोरिटी. Burke argued that rebuilding society only on abstract idea result in violence, instability and moral breakdown. Burke के लिए रिवॉल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट था। Now we will discuss gradual change and reform. Burke was not opposed to change. He supported gradual reforms that respected tradition and social continuity. According to him, reforms should be evolutionary rather than revolutionary. यानी कि Burke was not against reform. He supported slow change, practical reforms, and continuity with the past. And he also said reform should be evolutionary, not revolutionary. Now we will see Burke's view on rights. Burke rejected the idea of abstract natural rights. He argued that rights are inherited through society and social institution. Rights gain meaning within a stable social framework. तो सिर्फ थ्योरी में लिखे गए राइट्स ग्राउंड रियलिटी में काम नहीं करते, बर्के यही बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस पॉलिटिकल रियलिज्म।
Burke emphasized practical wisdom over technical speculation. He believed political decisions should be based on experience rather than purely rational principles. It means what? कि बर्के ने जो है प्रैक्टिकल विजडम पर जोर दिया थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन के ऊपर, और पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं वो एक्सपीरियंस, सोशल रियलिटी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और प्योर लॉजिक पे आधारित नहीं होना चाहिए, ये एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी पर आधारित होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू कंक्लूजन। Edmund Burke's conservatism stressed tradition, organic social development, and gradual reform. His ideas caution against radical change and highlight the value of historical continuity in maintaining social order. तो ये सारी चीज़ों ने बर्के को एक सेंट्रल फिगर बना दिया कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थॉट के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं तो लाइक बटन को हिट करें, इट रियली हेल्प्स द चैनल। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, which is very important and equally significant for our upcoming exam. So question number 2 is elaborate upon dialectical materialism. So friends, dialectical materialism is not just a theory, it is a way to understand how society actually change. ये क्वेश्चन थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों टेस्ट करता है, इसलिए एग्जामिनर को ये बहुत पसंद है। Dialectical materialism is a philosophical framework developed by Karl Marx and Friedrich Engels. It combines the materialistic understanding of history with the dialect method derived from Hegel. Marx rejected Hegel's idealism and argued that material condition of life, especially economic relation, form the basis of society. Dialectical materialism explains social change as dynamic and conflict-driven process rooted in material reality. यानी कि ये जो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है, ये क्या है? एक फिलोसोफिकल फ्रेमवर्क जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा बनाया गया। इसमें मेटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री का, डायलेक्ट मेथड जो कि हीगल के द्वारा ड्राइव हुआ था। मार्क्स ने रिजेक्ट किया हीगल के आइडियलिज्म को और आर्ग्यू किया कि जो मटेरियल कंडीशन है लाइफ का, खास करके आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशन, यही जो है सोसाइटी के बेसिस का फॉर्मेशन करता है। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एक्सप्लेन करता है सोशल चेंज को डायनामिक और कन्फ्लिक्ट ड्रिवन प्रोसेस जो कि मेटेरियलिटी और उसके रियलिटी में रिलेटेड होता है। मतलब मार्क्स ने बोला आइडिया से पहले रियलिटी आती है, थॉट बाद में। इसके साथ साथ जो इन्होंने कहा कि डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म सोशल चेंज को डायनामिक और कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन प्रोसेस बनाती है, यही प्रोसेस जो है मटेरियल रियलिटी में रूटेड होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में नहीं होता है। यानी सोसाइटी चेंज होती है कन्फ्लिक्ट से, सिर्फ फिलॉसफी से नहीं। नाउ वी विल डिस्कस मटेरियल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। तो यह इस थ्योरी का कोर एरिया है। एट द कोर ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म लाइन्स द बिलीफ दैट मटेरियल कंडीशंस determines social structure. Determines what? Social structure, political and ideological structures. Human consciousness does not save social coexistence, rather social existence save human consciousness. ये लाइन लिखने से आंसर मार्क्सिस्ट लगता है, बहुत स्कोरिंग है। Change in productive force such as technology and labor relation lead to transformation in social institution like state, law and culture. यानी कि टेक्नोलॉजी बदलेगी तो सोसाइटी बदलेगी, तो इंस्टीट्यूशंस भी बदलेंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें मार्क्स क्लियर। पॉज करके एक बार जो है बेस सुपर स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे डायलेक्ट्स एज ए मेथड। डायलेक्ट्स व्यू रियलिटी एज ए प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज ड्रिवन बाय कंट्राडिक्शंस। मार्क्स एडेप्टेड हीगल्स डायलेक्टिकल मेथड बट ग्राउंडेड इट इन मटेरियल कंडीशन इंस्टीड ऑफ आइडियाज। यहाँ हीगल वर्सेस मार्क्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। नाउ कंट्राडिक्शन और इसका प्रोग्रेस देखते हैं। तो सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू कंट्राडिक्शन बिटवीन द अपोजिंग फोर्सेस सच एज कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस। दीज कंट्राडिक्शन जनरेट टेंशंस दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन क्वालिटेटिव सोशल चेंज। यानी कि चेंज धीरे धीरे नहीं, एक पॉइंट पे जंप करता है, ये डायलेक्टिक्स है। Now we will discuss class struggle and social change. Dialectical materialism view class struggle as the main engine of history. In capitalist society, bourgeoisie owns means of production, proletariat sells labor. This contradiction leads to exploitation and conflict and revolutionary transformation. तो यहाँ पर जो है कि मेन इंजन जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के अंतर्गत क्लास स्ट्रगल को माना जाता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो कंट्राडिक्शन है, बुर्गोजीज जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं और प्रोलेटरेट जो वर्किंग क्लास है, इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट है यही यहाँ पर सेंटर में है। तो लेबर क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन है वह कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनती है। तो दोस्तों, इन पॉइंट के बिना मार्क्स का आंसर अधूरा लगता है। नाउ वी विल डिस्कस रिजेक्शन ऑफ आइडियलिज्म।
Unlike idealistic philosophies that prioritize ideas, values, or script, dialectical materialism emphasizes material reality. Ideas, morals, and political institutions are considered as a part of the superstructure, which is supposed by the economic base. आइडियोलॉजीज इंडिपेंडेंट नहीं होती, इकोनॉमी से सेफ होती हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सीरियसली, सब्सक्राइब द चैनल. ऐसे कंसेप्ट बेस्ड आंसर्स ही आपको आंसर्स लिखने में हेल्प करेंगे. नाउ वी विल मूव टू द कंक्लूजन. Dialectical materialism provides a scientific and dynamic explanation of social change. By focusing on material condition and contradiction, it offers a comprehensive framework to understand historical development, class conflict, and revolutionary transformation. In political theory, it remains fundamental concept of Marxist analysis of society and the state. इसी वजह से मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का ये फाउंडेशन कंसेप्ट माना जाता है. चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है. यह भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. पहला पूछा है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म और दूसरा है जैक्स डेरिडा. तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को सबसे पहले. द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म डिड नॉट आस्क ओनली फॉर राइट्स, इट क्वेश्चंस एवरीडे लाइफ. ये मूवमेंट सोसाइटी के अंदर तक घुस के प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करता है. तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. The second wave of feminism emerged during 1960s and 70s, mainly in Western societies. Unlike the first wave, which focused largely on legal rights such as suffrage, second wave addressed social, cultural, and economic equalities faced by women in everyday life. मतलब वोट मिलना काफ़ी नहीं था, रियल लाइफ इक्वलिटी भी महिलाओं को चाहिए था. वी विल नाउ डिस्कस की इशूज ऑफ द सेकेंड वेव. इसके जो की इशूज क्या क्या रहे. सेकेंड वेव फेमिनिस्ट हाईलाइटेड इशूज सच एज gender discrimination, unequal pay, reproductive rights, domestic violence, and sexual freedom. The slogan "Personal is political," the personal is political, becomes central, emphasizing that personal experiences of women were shaped by political and social structures. यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम एक्चुअली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से लिंक होते हैं. यही जो है कोर आइडिया है. नाउ वी विल डिस्कस थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन. थिंकर्स लाइक साइमन डी ब्यूर, Betty Friedan or Katie Millett played a crucial role. Friedan's feminine mystique criticized the idea women's fulfillment lay on domestic rule. Radical feminists further examined patriarchy as a system of male dominance. तो यहाँ पर हमें दो पर्सपेक्टिव समझना है. ये जो फेमिनिन मिस्टिक है फ्राइडन का, उसने वोमेन के जो फुलफिलमेंट है वो सिर्फ डोमेस्टिक रोल्स में होता है, इसको क्रिटिसाइज किया. जबकि रेडिकल फेमिनिस्ट ने एग्जामाइन किया पैट्रियार्की जो है एज ए सिस्टम है मेल डोमिनेंस का. उन्होंने आर्ग्यू करा इक्वलिटी इज स्ट्रक्चरल नॉट जस्ट इंडिविजुअल, यानी कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिर्फ इंडिविजुअल माइंडसेट में नहीं. अब हम इनके पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट को देखेंगे. द मूवमेंट लेड टू द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स इन लॉज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड फैमिली लाइफ. इट आल्सो इनकरेज्ड वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड सोशल मूवमेंट्स. यहीं से फेमिनिज्म एक एकेडमिक थ्योरी भी बना. नाउ वी विल मूव टू कंक्लूजन. द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म expanded the scope of feminist theory and practices. It laid the foundation for later feminist debates by questioning deep-rooted social norms and power relations. यानी कि इस मूवमेंट ने फेमिनिज्म को सिर्फ डिमांड नहीं, डिस्कोर्स बना दिया. अगर दोस्तों यह शॉर्ट नोट क्लियर है तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट में लिखें फेमिनिज्म क्लियर. वी विल नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज जैक्स डेरिडा. जैक्स डेरिडा डिड नॉट गिव आंसर्स, ही क्वेश्चन द वे वी थिंक. ये थिंकर सर्टेनिटी को चैलेंज करता है. तो चलिए समझते हैं जैक्स दरिदा के बारे में. तो जैक्स दरिदा वाज ए फ्रेंच फिलोसोफर एंड ए की फिगर इन पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल थॉट. ही इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन विच चैलेंज्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट एंड आइडियाज. यानी कि जो मीनिंग फिक्स लगती है दरिदा उसको तोड़ के देखता है. नाउ द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन. दरिदा argued that meaning in language are never fixed or stable. Through this construction, he showed how text contained internal contradiction and multiple interpretations. This challenged the belief in absolute truth and objective meaning. यानी सिंगल मीनिंग एक इल्यूजन है, यही दरिदा का कोर मतलब है. दरिदा ने वेस्टर्न फिलोसॉफी का क्रिटिक भी लिखा. तो दरिदा क्रिटिसाइज्ड Western philosophy for privileging certain ideas over others, such as speech over writings or presence over absence. He described the tendency as logocentrism.
वेस्टर्न फिलॉसफी एक हायरार्की बनाती है, दरिदा उसी को क्वेश्चन करता है और वहाँ पर स्पीच ओवर राइटिंग, प्रेजेंस ओवर एब्सेंस, इन सब चीज़ों को उसने चैलेंज किया और इसी को उन्होंने टेंडेंसी लोगोसेंट्रिज्म कहा। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को। Although not a conventional political theorist, Derrida influenced political theory by questioning established concepts like identity, power, and authority. And his ideas encouraged escapism towards grand narrative and dominant ideologies. मतलब जो फाइनल ट्रूथ बोलता है, दरिदा उसे डाउट करने को कहता है। नाउ वी विल मूव टू कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है, जैक्स दरिदा ट्रांसफॉर्म्ड contemporary philosophy and political theory by emphasizing plurality and ambiguity. He opened the new way of critical thinking. इसीलिए जो है दरिदा पोस्ट मॉडर्न थाउट का पिलर माना जाता है। तो विद दिस वी कंक्लूड आवर शॉर्ट नॉट बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने इस वीडियो के चौथे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, क्रिटिकली एग्जामाइन वेवर्स कंसेप्ट ऑफ लेगिटिमेसी। वेवर के लेगिटिमेसी कंसेप्ट के क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। तो पढ़े होंगे कि पावर कैन फोर्स ओबीडियंस बट लेगिटिमेसी क्रिएट्स एक्सेप्टेंस। यहीं से वेवर फोर्स और अथॉरिटी के बीच डिफरेंस को क्लियर करता है। तो चलिए आइए समझते हैं। मैक्स वेवर्स कंसेप्ट ऑफ लेगिटिमेसी ऑक्युपाइज ए सेंट्रल प्लेस इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। फॉर वेवर, लेगिटिमेसी रेफर्स टू द बिलीफ ऑफ द पीपल दैट अथॉरिटी एक्सरसाइज्ड over them is rightful and deserve obedience, unlike approaches that emphasize force or coercion. Weber argued that stable political system depends largely on legitimacy rather than mere power. यानी वेवर के अनुसार स्टेट तब स्टेबल होते हैं जब लोग मान के ओबे करते हैं, डर के नहीं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे वेवर्स कंसेप्ट ऑफ लेगिटिमेसी को। Weber defined legitimacy as the probability that command issued by an authority will be obeyed because people believe in their validity. Authority, according to the Weber, becomes effective only when it is perceived as legitimate. Thus, legitimacy is rooted in shared belief and values rather than fear or violence. यानी कि वेबर के अनुसार जो लेगिटिमेसी है वो बिलीफ बेस्ड ऑबिडेंस है। नाउ वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ लेगिटिमेट अथॉरिटी। वेबर ने 3 आइडियल टाइप ऑफ लेगिटिमेट अथॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस सच एज मोनार्की। सेकेंड वन इज charismatic authority. It rests on devotion of exceptional qualities such as revolutionary leaders. Third is legal. Rational authority is grounded in formal rules, laws, and institutions and is most common in modern democratic states. तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और रिवॉल्यूशनरी अथॉरिटी, ये 3 जो है वेबर ने बनाया। तो जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी में लोग इसलिए ओबे करते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है, जबकि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में लीडर के पर्सनालिटी में मैजिक होता है, रूल बुक में नहीं। जब तीसरा जो है लीगल रैशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन इसी टाइप पर चलते हैं। अगर दोस्तों ये तीनों टाइप्स क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वेबर क्लियर। 1 मिनट रुक के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे वेबर्स के थ्योरी के स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेबर्स थ्योरी। वेबर्स क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, फॉर्म ऑफ रूल्स. His emphasis on legitimacy highlights the importance of consent and belief in sustaining political order. The concept of legal rational authority is especially useful for analyzing modern bureaucratic states. तो इस थ्योरी के बिना मॉडर्न स्टेट समझना मुश्किल है। Now we will move to next point, that is criticism of Weber's concept. Weber's के importance के बावजूद Weber theory has certain limitations. Critics argue that Weber focuses more on belief and obedience and neglects economic and classic factors influencing legitimacy. Marxist scholar contended that legitimacy often masks domination by ruling class. Moreover, in practice, authority type often overlaps, making Weber's category too rigid. रियलिटी में अथॉरिटी पूरे फॉर्म में नहीं मिलती है, यही बात जो है वेबर्स के क्रिटिक्स कहते हैं। अब हम लोग कंक्लूजन पर चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि वेबर्स कंसेप्ट ऑफ लेगिटिमेसी प्रोवाइड्स ए पावरफुल फ्रेमवर्क for understanding authority and political stability. Although it has limitations, it remains highly relevant for
एनालाइजिंग मॉडर्न स्टेट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड लीडरशिप पैटर्न्स। इसीलिए वेबर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का कॉर्नर स्टोन भी माना जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये भी शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन संख्या 5, जिसमें पहला पूछा है पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म और दूसरा जो है इसी का वो है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो इसको समझने से पहले ये बात समझिए, क्या पॉलिटिकल चेंज हमेशा अच्छा होता है? क्या सोसाइटीज़ को स्लोली और केयरफुली मूव करना चाहिए? यहीं से कंजर्वेटिज्म स्टार्ट होता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। तो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट एम्फेसाइज द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, established institution, custom and social stability. Conservative believes that society develop gradually over time and should not be radically transformed through sudden reforms or revolution. अगर ऐसा होता है तो इट कैन बी डेंजरस। चेंज होना चाहिए लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर कुछ थिंकर्स के रोल को समझते हैं। तो एडमंड बर्के जो है यहाँ पर क्या है कि इस पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के साथ जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण थिंकर हैं। तो थिंकर्स लाइक एडमंड बर्के क्लोजली एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म। बर्के आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल चेंज शुड बी इवोल्यूशनरी रेदर देन रिवोल्यूशनरी। According to him, tradition and institution represented accumulated wisdom of generations and should be respected. यानी बर्के के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बैलेंस जरूरी है। तो कंजर्वेटिज्म व्यूज ह्यूमन नेचर एज इम्परफेक्ट एंड देयरफॉर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, रिलीजन एंड स्टेट टू मेंटेन ऑर्डर। यानी इंस्टीट्यूशन वीक हुई, सोसाइटी अनस्टेबल हो जाती है। अब इसी में हमने जो आगे बताया है वो है कोर बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म सपोर्ट्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी, हायरार्की, अथॉरिटी एंड सोशल डिसिप्लिन। इट इज जनरली एक्सपेक्टेबल ऑफ एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन एंड रेडिकल इगैलिटेरियनिज्म। यानी कि जबरदस्ती इक्वलिटी सोसाइटी को तोड़ सकती है। नाउ अब हम इसी में जोड़ेंगे किसको? मॉडर्न कंजर्वेटिज्म को। तो इन मॉडर्न पॉलिटिक्स conservatism supports limited government, rule of law, national identity and moral values. Critics argues that conservatism may be resist necessary social reform and protect existing inequalities. However, the supporters of conservatism see it is essential for political stability and continuity. तो अंतिम में हमने जो है क्रिटिक्स और डिफेंसेस दोनों को लिखा, यानी कि ऑर्डर वर्सेस चेंज। कंजर्वेटिज्म जो है ऑर्डर को चूज करता है। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिटिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रश्न। अगर पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म डन। चलिए अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं, दैट इज फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझिए, क्या डेमोक्रेसी कंप्लीट हो सकता है अगर आधे से अधिक आबादी के पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं हो? इसी सवाल से फेमिनिज्म का फर्स्ट वेव शुरू हुआ था। तो आइए हम पहले समझेंगे फेमिनिज्म में फर्स्ट वेव का मतलब क्या होता है। द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म रेफर्स टू द अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन लेट 19th and 20th centuries. Its primary focus was on legal and political rights for women, especially the right to vote, education and property rights. Now we will see its geographical spread. The movement developed mainly in Europe and United States. Feminists argued that women should be treated as equal citizens and should enjoy same civil rights as men. की फीचर्स या थिंकर से पहले ये बात समझिए कि इनका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट था और जो डिमांड था वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे आप बोल सकते हैं कि इस वेव का ये सेंट्रल डिमांड था। अब समझते हैं की थिंकर्स और लीडर्स को। तो की थिंकर्स एसोसिएटेड विथ फर्स्ट वेव इंक्लूड मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट, जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड एमेनी पैंखरहर्स्ट, जो कि सफरेज मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। ये नाम में से 2-4 नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छा आंसर बना देता है। अब आइए सेंट्रल डिमांड देखते हैं कि इनका क्या था। तो जो सेंट्रल डिमांड था फर्स्ट वेव का वो था वोमेन्स सफरेज। फेमिनिस्ट बिलीव दैट पॉलिटिकल इक्वलिटी वाज एसेंशियल फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। दे चैलेंज्ड ट्रेडिशनल बिलीव्स दैट कन्फाइंड वोमेन टू डोमेस्टिक रूल्स। यानी कि वो लोग जो हैं वोट के बिना इनइक्वलिटी हो जाता है, यानी इक्वलिटी जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है, वोमेन जो है पावर से एक्सक्लूड रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मांग उठाई। अब देखते हैं कि इनका क्या अचीवमेंट रहा। द फर्स्ट वेव अचीव्ड सिग्निफिकेंट सक्सेस particularly in securing
voting rights for women in many countries. However, it largely focused on concern of middle class women and paid limited attention to the issue of class, race and economic inequality. यानी कि ये जो है पॉलिटिकल सिटीजन्स के तौर पर रिकॉग्नाइजेशन लिए, लेकिन इन्होंने जो है क्लास, रेस या इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के मुद्दे पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया। तो इस लिमिटेशंस के बावजूद भी जो फर्स्ट वेव है उसने लेटर फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए फाउंडेशंस को रखा, मतलब कि सेकेंड और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के लिए रास्ता यहीं से खुला। तो वो पॉलिटिकल इक्वलिटी का भी गेट यहीं से खुला। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डिस्कस द थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन का क्या डेफिनेशन होता है? डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन पॉलिसी मेकिंग, देयर ऑथोरिटी एंड फंक्शनल लिमिट्स। द कोर क्वेश्चन बिहाइंड रिप्रेजेंटेशन इज हाउ मच पावर शुड ए रिप्रेजेंटेटिव हैव कंपेयर टू द पीपल। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके पास आम लोगों की तुलना में कितना अधिक पावर है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग थ्योरीज बताना है रिप्रेजेंटेशन के, तो आइए देखते हैं उन्हें। तो फॉलोइंग आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो पहला जो थ्योरी है वह है रिएक्शनरी थ्योरी। तो रिएक्शनरी थ्योरी जो है सुपीरियर नॉलेज और पॉलिटिशियंस के विजडम के ऊपर ये फाउंड करी गई। व्यू पॉइंट है पॉलिटिशियंस आर सीन एज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। रोल्स हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव लिमिटेड रोल इन कन्वेइंग पॉपुलर फीलिंग्स, दे प्राइमरली यूज देयर ओन जजमेंट। नेचर है इट इज एन इलाइटिस्ट थ्योरी विथ नो प्रोविजन फॉर डायरेक्ट पब्लिक कंट्रोल। और की थिंकर जो इससे जुड़े हुए हैं वो है थॉप्स होम और एलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो ये जो थ्योरी फाउंड हुई सुपीरियर नॉलेज और पॉलिटिशियंस के विजडम पर हुआ। और पब्लिक इंटरेस्ट का कस्टोडियन जो है रिएक्शनरी थ्योरी के अनुसार माना जाता है कौन? पॉलिटिशियंस। और रिप्रेजेंटेटिव्स का जो है लोगों के फीलिंग्स को कन्वे करने में लिमिटेड रोल होता है, ठीक। और ये प्राइमरली अपने खुद के जजमेंट का यूज़ करते हैं। रिएक्शनरी थ्योरी का नेचर जो है वो एक इलिटिस्ट थ्योरी जैसा है। अब अगला जो थ्योरी है वो है कंजर्वेटिव थ्योरी। तो कंजर्वेटिव थ्योरी जो है वो पब्लिक कंट्रोल का एक मेजर है बिना मास पॉपुलर पार्टिसिपेशन बढ़ाए हुए, यानी इट अलाउज ए मेजर ऑफ पब्लिक कंट्रोल विदाउट इंकरेजिंग मास पॉपुलर पार्टिसिपेशन। सेकेंड इज सिलेक्शन, पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एन इलाइट ग्रुप। Function is what? People depend on good sense of this representative for instructions. Accountability here, representative can be replaced if they fail to perform. Key thinkers related to conservative theory are Edmund Burke and James Madison. एक बार फिर से सुन लीजिए कंजर्वेटिव थ्योरी को। यह जो है पब्लिक कंट्रोल का एक मेजर अलाउ करता है बिना मास पॉपुलर पार्टिसिपेशन को इनकरेज किए हुए। बातें यहाँ पर यही हैं कि लोग जो है एलाइड ग्रुप से अपना रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे। फंक्शन करेंगे ये क्या कि लोग डिपेंड करेंगे रिप्रेजेंटेटिव के अच्छे सेंस पर ताकि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले। रिप्रेजेंटेटिव्स अगर अच्छा काम नहीं कर पाया तो उसको जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। और एडमंड बर्के और जेम्स मेडिसन इससे जुड़े हुए प्रमुख थिंकर हैं। द थर्ड थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज लिबरल थ्योरी। तो लिबरल थ्योरी की स्पिरिट क्या है? रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड अपहोल्ड्स इक्वलिटी। बिलीफ है एवरी पर्सन इज इंडॉर्ड विथ इक्वल कैपेबिलिटी टू रूल। रोल है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ओनली एज एजेंट टू ट्रांसलेट द पीपल्स जजमेंट इनटू पॉलिसी। इट फोकस ऑन विजडम ऑफ द मासेस एंड की थिंकर्स एसोसिएटेड जॉन लॉक एंड थॉमस जेफरसन। यानी लिबरल थ्योरी में जो है डेमोक्रेसी का ट्रू स्पिरिट्स दिखता है और इक्वालिटी प्रमोट होती है। बिलीफ यही है कि हर एक पर्सन के पास बराबर की कैपेबिलिटी है रूल करने की। रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो सिर्फ एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक। और फोकस करते हैं ये लोग विजडम ऑफ मास के ऊपर। और जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन इससे जुड़े हुए फेमस थिंकर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे रेडिकल थ्योरी को। तो रेडिकल थ्योरी प्लेसेस हाईएस्ट वैल्यू ऑन विजडम ऑफ द पीपल, व्यू ऑन रिप्रेजेंटेशन। तो रेडिकल थ्योरी बिलीव्स रिप्रेजेंटेशन डाइल्यूट्स द पावर ऑफ पीपल। एंड आइडियल सिस्टम क्या है कि इट कंसीडर्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज द ओनली ट्रू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी रेडिकल थ्योरी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी जहां पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं जैसे नॉर्वे स्विट्जरलैंड में, तो उसको ही ये लोग क्या मानते हैं? आइडियल सिस्टम। अब इन चारों के बाद हम लोग जो है इसके भी की थिंकर्स देख लेते हैं जिसमें रूसो और न्यू लेफ्ट हैं। तो कंक्लूड करते हुए हम बता सकते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कंबाइंस डिफरेंट थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूजन, इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट। दस रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी हम कंक्लूड करते हुए यही कहेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का बैकबोन है। आज की जो डेमोक्रेसी है वो अलग अलग थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन को कंबाइन करती हैं और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूजन और इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है। इसके साथ साथ जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कमिटमेंट होता है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का टोटल 6 क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हमने साफ साफ समझा
कि कैसे कैसे जो है डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को पब्लिक कैसे देखती है। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे भी आ सकता है या घुमा फिरा कर भी, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और अब एक बात जरूरी ध्यान से सुनिए, अगर आपने बीपीएससी 101 का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो खत्म होते ही जरूर देखिए। पार्ट 1 में हमने शुरुआती और बेसिक प्रश्नों को डिटेल में समझा है, जिनसे आज के सवाल सीधे जुड़े हैं। पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 पूरा समझ में नहीं आएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है और मैं आगे और अच्छे तरीके से कंटेंट ला पाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। जय हिंद।